but I think it is very difficult to teach Vedic mathematics in 45 minutes. So I am taking a more broader view. मैं अपना जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया, गोल्डन ट्रेडिशंस, वैदिक मैथ एंड रामानुजन। मैं पूरी तरह से भारत का जो मैथमेटिक्स है उसको बताना चाह रहा हूँ। मैं वैदिक मैथ भी लूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं, जैसा मुझे बताया गया है कि सब यूजी लेवल के बच्चे, तो इट इज़ बेटर टू डोंट स्पीक ऑन रिसर्च, इट इज़ बेटर टू डिलीवर पॉपुलर टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने इसलिए फिक्स लैंग्वेज ली हुई है और जो टॉपिक है उसको ब्रॉडर किया हुआ है मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया, गोल्डन ट्रेडिशंस, वैदिक मैथ एंड रामानुजन। क्योंकि अगर हम भारत के गणित की बात करें और तो डेफिनेटली गोल्डन ट्रेडिशन भी है, और अगर हम वैदिक मैथ्स की बात करें तो निश्चित तौर पर हमें रामानुजन की भी बात करनी है। तो एक प्रकार से जब मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया और रामानुजन और वैदिक मैथ ये सब चीजें जो है आपस में अगर लिंक्ड है तो हमें इस तरह का टॉपिक ज़्यादा बेटर है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑफ एक्चुअली जो मैथमेटिक्स है, अगर हम कहें तो भारत का ही मैथमेटिक्स का ज्ञान जो था वो केवल अगर हम देखें तो या तो अरब में था या तो भारत में। इसके पहले मैथमेटिक्स कहीं पर भी नहीं। एक्चुअली लोगों को गिनना भी नहीं आता। नंबर्स का जो ज्ञान है वो भारत में ही है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैथमेटिक्स का है वो भारत का ही। आपको पता होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये एक अलग बात है, पर लेकिन हाँ ये है, ये था। आपको देखिए, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा कि जो कि आप अविश्वास करें। मैं आपसे बात करूंगा आंकड़ों। 1750 तक जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी आप जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, वो था हमारा 24.5। मतलब पूरे वर्ल्ड का टोटल जीडीपी ऑफ वर्ल्ड का हमारा जो हिस्सा था वो कितना था? 24.5। आप सोचिए कितना बड़ा जीडीपी हमारा था, हम कितने समृद्ध थे, हम कितने प्रॉस्पेरस थे। जब हम 47-48 की बात करें, 1948 की, तब आप जानते हो कि $1 की वैल्यू थी 3.30 रुपीज। आप सोचिए $1 कितने का था? 3 रुपए 30 पैसे का था, जबकि आज जो है आप देख रहे हैं 70 रुपए करीब का हो गया। यूरोप का जीडीपी कितना था? 18.2%। सोवियत संघ का भी इतना ही था, 18.2%, और हमारा था 24.5% टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली क्या हुआ कि लगभग 1500 साल तक हमारे पर बर्बर हमले हुए और हम लोग एक प्रकार से बहुत ही सहिष्णु थे। इस कारण से जो है लगातार हमले होते गए, लोग हम पे काबिज होते गए, और हम, सबसे बड़ी बात थी, हम भूलते गए। अब देखिए, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ कि भारत क्या था। इसके बाद हम मैथ्स की बात करें, एक्चुअली हम मैथ्स की ही बात करें, पर लेकिन देखिए मार्क ट्वेन जो अमेरिकन ऑथर है वो भारत के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन स्पीच। सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन एक ही पहला वाला स्लाइड ही चल रहा है, अभी मैथमेटिक्स शुरू नहीं हुआ, तो आपने प्रेजेंटेशन शुरू नहीं किया है क्या? नहीं शुरू हुआ क्या? नो सर, आपका डेस्कटॉप दिख रहा है। दिख नहीं रहा है, एक मिनट। सर डेस्कटॉप दिख रहा है बट पेज नहीं आगे बढ़ा है आपका। अब मैंने आगे तो बढ़ा दिया है। ये नेक्स्ट दिख रहा है क्या? नो सर। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर, आपका पेज दिख रहा है वो दिस पीसी डेस्कटॉप वाला, वेयर यू आर हैविंग ऑल द प्रोग्राम्स, जहाँ पे है सारे प्रोग्राम है आईटी मैथमेटिक्स, मगर स्लाइड नहीं दिख रहे हैं आपके। स्लाइड नहीं दिख रहा, फोल्डर ओपन नहीं है। तो मेरी स्क्रीन तो दिख रही है, पॉज लिख रही है योर स्क्रीन। सर एक बार आप क्लोज करके फिर से चालू करिए।
शायद इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम की वजह से है। फिर से वो करेंगे। सर आप अपना फोल्डर क्लोज करके फिर से चालू करिए। अब दिख रहा है क्या? अब यस दिख रहा सर, है? नाउ हाँ? इट इज विजिबल। यस सर, यस सर, अब अब दिख रहा ये है। नेक्स्ट वाला ये आ गया। हाँ सर, हाँ जी सर, भारत सोने की चिड़िया वाला हाँ आ ठीक गया है। आपका। अब देखिए, हालांकि मैं बता चुका हूँ उसमें। देखिए मार्क ट्वेन क्या कहते हैं, जो कि अमेरिकन ऑथर है। वो कहते हैं कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ सर ह्यूमन इसको स्पीशीज। स्लाइड शो भी कर दीजिए। जी लाइव शो कर दे। स्लाइड शो, यस सर। ओके ठीक है। सर, थैंक यू सर। मार्क ट्वेन कहते हैं कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन. Our most valuable and most instructive materials in the history of man are preserved up in India. वो कह रहे हैं कि सभ्यता भारत ने ही सिखाई। बोलना यानी हम बोल तो सकते थे पर लेकिन जो जबान जो दी वो भारत ने ही दी। इतिहास की माँ भारत है, जितने पुराण हैं वो भारत से, संस्कार भारत ने दिए। यानी जितने भी महत्वपूर्ण सभ्यता को बढ़ाने की जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सब भारत ने। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं? We owe a lot to the Indians who taught us to how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. आप देखिए कि अगर आपने गिनना नहीं सीखा होता, नंबर देना नहीं सीखा होता, तो साइंटिस्ट केवल फिलोसोफर रह जाता, वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब मैक्स मुलर देखिए क्या कहते हैं। If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choices with, you must deeply pondered on the greatest problem of life and found solution. I should point to India. मैक्स मुलर का भी यही कहना है कि जितना कुछ भी था इस देश में, वो सब कुछ जो विश्व में दिया वो भारत ने ही दिया। जो कुछ भी भारत मनुष्य के मस्तिष्क का जो भी विकास हो सकता था वो भारत के कारण ही हो। विल डुरांट जो है अमेरिकन हिस्ट्री, वो कहते हैं इंडिया वाज द मदरलैंड ऑफ रेस, संस्कृत द मदर ऑफ यूरोप लैंग्वेज, शी वाज द मदर ऑफ आवर फिलोसफी, मदर टू द अरब of much of our mathematics, mother to the Buddha, of the idea embodied in Christianity, mother to the village community of self-government, democracy, mother India is many ways the mother of all. सब कुछ भारत का ही। जो लैंग्वेज थी वो भारत में ही, संस्कृत से ही बहुत सी लैंग्वेजेस निकली। दर्शन था वो भारत से ही आया। लेकिन मैंने अरब की बात की, अरब और भारत का ही ज्ञान गणित में था, गणित का नॉलेज किसी और को नहीं। मैथमेटिक्स, अब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है, जब तक आप मैथमेटिक्स को नहीं जानेंगे साइंस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी। और भारत का ज्ञान जो है मैथमेटिक्स में बहुत पुराना है। जैसे आप जानते हैं कि जीरो की जो डिस्कवरी है वो भारत में, आर्यभट्ट, भारत में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पुराने जो ऋषि मुनि थे वो बहुत से लोग जो थे उनका गणित में इंटरेस्ट। आपने बात सुनी होगी लीलावती और भास्कराचार्य, उनके बीच में लीलावती लड़की थी, उनकी बिटिया थी, उनकी बेटी थी। तो लीलावती और भास्कराचार्य की जो बातें हैं
वो गणित के बारे में, साइंस के बारे में। तो आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पाई। आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई की वैल्यू बताई। आप सोचिए ना, कोई इंस्ट्रूमेंट थे, अब आज आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट है, पर लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था। उसके बाद उस समय हमने अर्थ का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर लिया 24835, यानी लगभग लगभग मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो तरीके हैं, उससे आता है 24900 माइल। यानी आप सोचिए कि कितनी एक्यूरेसी थी उस तरह की कैलकुलेशन। हमने बताया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड मून। सन और जो मून जो है वो अर्थ और जो है वो सन के चारों ओर घूमता है। तो इस प्रकार से चीजें जो हम लोग करते थे, हमने कैलकुलेट लेंथ ऑफ द ईयर, हमने बताया कि एक साल कितना बड़ा होता है, हमने सोलर और लूनर एक्लिप्स को समझाया। एक एक श्लोक आता है, आप लोग जो पूजा करते होंगे, अंत में बोला जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक्चुअली जब हम अपना विधान पूजा पूर्ण करते हैं तब हम कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, और पूर्ण जब पूर्ण में शामिल होता है तो पूर्ण ही रहता है। एक्चुअली ये शून्य और इन्फिनिटी की डेफिनेशन, शून्य से शून्य मिलाओगे तो शून्य ही रहेगा, और शून्य से शून्य घटा दोगे तो शून्य ही रहेगा। सेम थिंग इज विद इन्फिनिटी ऑल्सो। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ दोगे तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगी। तो एक्चुअली ये डेफिनेशन जो है, ये जो श्लोक है, वो शून्य और इन्फिनिटी को बताता है। मैंने भास्कराचार्य की बात की। भास्कराचार्य सोचिए, क्राइस्ट एरा के पहले जो आप जो 1014 जो है 1083 इस बीच में भास्कराचार्य हुआ करते थे, उस समय उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। उन्होंने बताया था कि ग्रेविटी क्या है। ही इज फादर ऑफ फिजिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि लीलावती और भास्कराचार्य आपस में जो उनकी चर्चाएं हैं वो इस तरह की है कि आपको लगेगा, देख के लगेगा कि किस तरह का साइंटिफिक टेम्पर था उन लोगों के अंदर। बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। कभी आप लोग देखिएगा, इंटरनेट में तो बहुत कुछ नहीं मिलता, पर लेकिन कोशिश कीजिएगा ढूंढ के, क्योंकि इंटरनेट में चीजें कुछ ऐसी होती है जो अलग हटके भी होती हैं, जिनका अर्थ कुछ और भी निकलता है। तो कोशिश कीजिए इसको देखने की। अब देखिए, वेद बहुत प्रमुख है, फ्रॉम संहिता एंड ब्राह्मणा। It has been seen that Hindus had a system of counting progressing in multiples of 10, and they considered very large number, more than 14 digits, while for Greek civilization and others it is not possible. तो संहिता है और जो ब्राह्मणा जो हमारे ग्रंथ है, वो क्या बताते हैं कि हिंदुओं के पास बहुत बड़ी संख्या गिनने का एक तरीका था, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम था। उन्होंने अंकों की पहचान की, 0 से लेकर 9 अंक को दिखाया, किस तरह से अंकों को लिख सकते हैं ये तरीका बताया। जबकि आप देखें कि अगर हम ग्रीक की बात करें या रोमन अंकों की बात करें, रोम अगर भारत में नहीं गिनना सिखाया होता तो नहीं गिनते। आपने देखा होगा, आपने न्यूमरल्स देखे होंगे, रोमन न्यूमरल बड़ा कठिन है लिखना होगा, तो गिनने का तरीका नहीं। जबकि हमने जो है 10 में गिनना सिखाया, और उस समय जो है हमने 14 डिजिट तक नंबरों को, एक उससे भी अधिक अंकों को, अंक वाले डिजिट्स को हमने नाम दिए।
कि लाख इसको बोलेंगे, करोड़ इसको बोलेंगे, अरब इसको बोलेंगे, इस तरीके से हमने नाम दिए। तो ये तरीका जो था वो भारत में ही सीखा। अब शुल्ब सूत्र की बात करें। शुल्ब का मतलब है स्टिंग, कॉर्ड, रोप। कब थे ये? 800 BC और 500 BC के बीच में इनका प्रादुर्भाव हुआ होगा। जिसने भी लिखे होंगे उस समय लिखे होंगे, बहुत पहले, ईसा से 800 और 500 BC पहले ये लिखे गए। शुल्ब मतलब है स्टिंग, डोरी, जंजीर, रस्सी। शुल्ब सूत्र में पूरी ज्योमेट्री, पूरा गणित, एक्चुअली जो पूजा विधि होती है उसमें हम यज्ञ वेदी बनाते हैं, तो उसकी पूरी ज्योमेट्री दी गई कि कितनी होनी चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई किस तरह की होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, पूरी ज्योमेट्री उसमें डिस्क्राइब की गई। जो बोधायन के सब शुल्ब सूत्र है वो बहुत से, दे कंटेन सेवरल अर्ली मैथमेटिकल रिजल्ट। उसमें एक तरीका है कि कैसे स्क्वायर रूट ऑफ निकाला। उसमें पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, पाइथागोरस थ्योरम जो है तो स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ। ये बताते हैं कि ज्योमेट्री का बिल्कुल आधुनिक एडवांस नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री बहुत पहले यूक्लिड की ज्योमेट्री के पहले भारत में। अगर आप आज किसी से भी पूछेंगे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं 10th या 12th में पढ़ रहे हैं, या उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे, उनसे पूछा जाए कि ज्योमेट्री किसने, तो वो कहेंगे कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड। मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, मलेशिया में है आजकल, वो प्रोफेसर C.K. राव। उन्होंने एक इंटरनेट पे एक चैलेंज दिया हुआ। वो चैलेंज ये है कि कोई जो बता दे कि यूक्लिड नाम का कोई व्यक्ति हुआ था, का प्रमाण ला के बता दे किसी भी तरीके से, और मुझसे 10 लाख रुपए ले जाए। आज तक उनके चैलेंज को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। आज तक उनका चैलेंज ही बना। किसी तरह का कोई यूक्लिड भी जो थे वो नहीं थे। यूक्लिड बाद में बनाया गया है करेक्टर, क्योंकि उसके बारे में कभी हम बात करेंगे। मैं बता सकता हूँ आपको कि यूक्लिड जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं। एक्चुअली जो ज्योमेट्री थी वो भारत की ही थी। जो मैथमेटिक्स का ज्ञान था वो अरब को था, वो भारत में था। अब पाइथागोरस थ्योरम की बात करें। पाइथागोरस थ्योरम जो था वो बहुत पहले, जैसे मैंने आपको बताया है कि बोधायन की शुल्ब जो सूत्र है उसमें पाइथागोरस थ्योरम का वर्णन डिटेल्ड है कि किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव किया जा सकता। अब इसको कोई मानने को तैयार नहीं, पर लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में ये बात है, जैसे हम अगर भारत में बैठे हुए हैं और अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर उस बात को नहीं कहेगा तो हम विश्वास नहीं करेंगे। हमें अपने पे विश्वास नहीं होता। हमें हमें इंडोर्समेंट चाहिए। वी नीड इंडोर्समेंट। सम फॉरेनर शुड इंडोर्स। वो बताए हमें कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत बढ़िया था। वही बोधायन थ्योरम के साथ किसी ने नहीं बताया, किसी ने कहा नहीं कि ऋषि बोधायन ने 800 ईसा पूर्व जो है, जबकि पाइथागोरस जो है वो 580 ईसा पूर्व आए हुए थे, सभी देश इस विश्व में पैदा हुए थे, जबकि बोधायन बहुत पहले 800 ईसा पूर्व थे। तो बोधायन ने ही पाइथागोरस थ्योरम बताया, पर लोग विश्वास नहीं करते। पर लेकिन जब हाइड्रोजन बम के इन्वेंटर एडवर्ड टेलर की बुक आई सिंप्लिसिटी ऑफ साइंस, उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं बहुत डिटेल में बोधायन थ्योरम। तब
भारत में ये माना गया कि हाँ भाई ये ऋषि बोधायन ने बहुत पहले दिया हुआ था। अब आजकल जो है एनसीईआरटी किताबों में लिखा होता है कि ये बोधायन पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कहा। देखिए इसमें मैंने दिया हुआ है कि उस बोधायन थ्योरम क्या है। दीर्घ चतुर्श्रस्या शरण्या रज्जु पार्श्वमानी तिर्यगमानी चयत पृथक कृते कृत शुभ्यम करो। सोचिए कि इतने वर्ष पहले इस तरह का जो, जबकि पाइथागोरस बड़ा ये कठिन था कि किस तरीके से हम निकालें, पर उस समय बिना किसी आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से, इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट तो डेफिनेटली नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। उस समय पाइथागोरस एक ऋषि जो थे बोधायन, उन्होंने इस तरह का पाइथागोरस थ्योरम किया। बोधायन ने एक और प्रॉब्लम को टैकल किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जो प्रॉब्लम है कि सर्कल जो है उसकी एरिया जो कि स्क्वायर के समान है, तो इंसर्कल करता है, उसकी एरिया निकालनी। ये भी बोधायन ने इसकी मेथड बताई। बाद में बहुत से लोगों ने की, और तो रामानुजन जी ने भी इसके लिए एक विधि दी थी। बहुत लगातार विधियां दी गई है, लेकिन बहुत पहले बोधायन ने ये विधि दी हुई थी कि कैसे हम जो है एक सर्कल जो कि एक स्क्वायर को इंसर्कल कर रहा है उसको हम निकालें। अब गणित पे आ जाते हैं, फिर से मैथमेटिक्स पे ही हूँ मैं, मैथमेटिक्स की ही बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि साइंस बेसिकली क्या है। साइंस जो है फिलोसॉफी से साइंस है। ये कहते हैं कि मदर ऑफ साइंस, फिलोसॉफी के गर्भ से साइंस। पहला वैज्ञानिक जो था वो दार्शनिक, सोचा समझा, प्रकृति को देखा। देखना सबसे पहली बात है, देखना आपकी दृष्टि होना चाहिए, आपको देखना होगा, आपको समझना होगा कि जो आपने देखा उसको समझें, उसके अंदर को पहचाने, उसको आप क्लासिफाई करें। अगर आपने भेद समझ लिया, एक दृश्य दिखता है, देखिए जिसके पास दृष्टि होती है, जिसके पास विजन होता है, वो उस चीज में से कुछ अलग चीजें देखता है। तो जिसके अंदर एक विजन होगा तो वो उस दृश्य से कुछ अच्छी चीजें निकालेगा, उसकी तह तक जाने की कोशिश करेगा। तो जिसके पास केवल दृश्य जो है वो सामान्य रहेगा, जो कि साधारण बुद्धि का व्यक्ति होगा उसके लिए साधारण होगा। तो दार्शनिक जो है वो, उनके पास दृष्टि, उन्होंने समझा, उन्होंने खोजने की कोशिश। अब यहाँ तक तो ठीक है, पर उसके बाद आपको उसको, साइंस तभी आगे बढ़ेगा जब आप उसके लिए थ्योरी देंगे, आप उसको समझाएंगे साधारण लोगों की भाषा। और जो ज्ञान आपने मिला है उस ज्ञान का आपको अप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। एन एप्लीकेशन इज नीडेड, विदाउट एप्लीकेशन इट इज ओनली अ थॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो देखा उसको आपको, यू नीड टू मेजर, आपको उसको मापना आना होगा। अगर आप माप नहीं पाएंगे, आप उसको संख्या नहीं दे पाएंगे, तो आप साइंस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जो देखा उसका एक मापने का तरीका आना, आपने मापा है, आपने उसको कोई संख्या दी है, उसके बाद आता है गणित। एक्चुअली अगर हम कहें तो मैथमेटिक्स इज नथिंग बट ए टूल ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स जो है वो विज्ञान का, आप लोग इसको अन्यथा न लेंगे जो गणित के लोग हैं, लेकिन मैथमेटिक्स इज टूल ऑफ, जिसको नंबरों से खेलना आता है वही गणित करता है। आपको गणित में आनंद आएगा अगर आप खेलना जानेंगे। अगर आपको अंकों से आनंद नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर लेकिन अंक केवल अंक ही रहेंगे अगर साइंस नहीं आएगा। साइंस जो है उन अंकों को कोई पहचान देता है, उनको कोई नाम देता है, उनके अंदर आत्मा भरता है। और फिर अगर आप गणित में स्किलफुल हैं, if you know mathematics then you can excel in it। आपको मैथमेटिक्स आपको अच्छा आता है, आपके पास स्किलफुल है अगर मैथमेटिक्स में, और आपके अंदर दृष्टि भी है, तो आप क्या करेंगे, आपने जो सही मापा है उसमें
मैथमेटिक्स लगाएंगे और फिर इतने खूबसूरत ज्ञान के फूल खिलेंगे साइंस में, जिससे कि पूरी सभ्यता को लाभ हो। आजकल हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है, बीएससी के बच्चे यहाँ पर हैं, टेक्स्ट बुक उनमें होता क्या है कि जो मैथमेटिक्स है, हम लोग पढ़ा करते थे, उस समय हम लोग जो है टेक्स्ट बुक, हम लोग रेफरेंस बुक पढ़ा करते थे, आजकल टेक्स्ट बुक का समय आ गया। जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है उसमें एग्जाम्पल्स की भरमार होगी। वही एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं, वही एग्जाम्पल हम जाकर परीक्षा में भी लिख देते हैं, टीचर्स भी वही एग्जाम्पल। तो हमारी स्किल जो है वो अब उतनी नहीं है। हमें आनंद लेना आना है, हमें अनसॉल्व प्रॉब्लम करना है। इतनी खुशी होती है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं स्टूडेंट तो मैं अभी भी हूँ, उस समय जब मैं बोर होता था मैं मैथ्स खाता था। जब मैं ऊब रहा हूँ साइंस पढ़ने से या किसी और सब्जेक्ट पढ़ने से मैं ऊबने लगा तो मैं मैथमेटिक्स करने लगा, इतना अच्छा लगता था। तो एक मनोरंजन होता है। तो जब आप गणित में मनोरंजन लेने लगेंगे, तब आपकी स्किल डेवलप होगी। इतनी खुशी होती है कि कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम, जैसे कि आप मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, एस एल लोनी की किताब से, अगर आपने लोग बच्चों ने नाम ही नहीं सुना होगा, एस एल लोनी की कोई किताब से अगर आपने कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम ले लिया, उसको सॉल्व कर लिया आपने, तो आपको ऐसी खुशी होगी, ऐसा लगेगा कि आपने जब, तो ये खुशी आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये खुशी हासिल कर ली, वो स्किल डेवलप कर ली, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सेल इन साइंस। लॉर्ड केल्विन क्या कहते हैं, देखिए, व्हेन यू कैन मेजर what you are speaking about and express it in number, know something about it. When you cannot express it in number, the knowledge is of degree and unsatisfactory. जो कुछ भी आपने मापा है, जो कुछ भी देखा है, उसको मापिए और उसको कोशिश कीजिए नंबर देने का, उसके लिए कोई नंबर डिजाइन करने का, गोल करने का, और उसी पे अपनी थ्योरी बनाइए। अगर आपने उसको नंबर नहीं दिए, नंबर उसके लिए नहीं डिफाइन किया, उसके लिए आपने कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट या कुछ ऐसा कुछ आपने नहीं किया, तो क्या होगा, आपका जो नॉलेज है, नॉलेज किसी काम का नहीं है। तो हमें अगर साइंस करना है तो हमें स्किलफुल मैथमेटिशियन बनना है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन जाएं, लेकिन आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना आना पड़ेगा। अब चलिए हम बात करते हैं वैदिक गणित की। यहाँ पर मूलतः जो आयोजक थे, मैडम जो मुझसे संपर्क कर रही थी, मुझे एक मैडम है, उनका नाम भी याद नहीं है, तो क्षमा करेंगी मुझे, तो उन्होंने मुझसे लगातार संपर्क किया, तो उसमें मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स की। अब वैदिक मैथमेटिक्स क्या है? शंकराचार्य, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य थे, पुरी के, भारतीय कृष्ण 1884 से 1960 तक, 2 फरवरी 1960 को थे। भारती कृष्ण तीर्थ जी जो थे, आपको मैं एक बात बता दूं कि आप ये ना समझें, क्योंकि आप सब लोग ये समझें कि ऐसा ना हो कि एक साधारण स्वामी जी से संस्कृत का ज्ञान था उनको, ये नहीं था। स्वामी जी जो थे, उन्होंने MA एग्जामिनेशन पास किया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ साइंसेस इन रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क, 1900। उस समय MSc या इस तरह की डिग्री नहीं हुआ करती थी, उस समय MA BA ही हुआ करता। स्वामी जी का इंटरेस्ट गणित में बहुत ज्यादा, साइंसेस और गणित में बहुत ज्यादा है। संस्कृत नेचुरली, संस्कृत में भी बहुत इंटरेस्ट। शंकराचार्य बनने के पहले सामाजिक आंदोलनों में भी भाग लिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि महान समाज सेवक, महान स्वतंत्रता संग्रामी गोपाल कृष्ण गोखले के साथ में उन्होंने काम किया।
समाज के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत काम किया। उनके साथ स्वामी जी ने कंधे से कंधे मिला के काम किया। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, देश में ज्ञान की धारा बढ़ाना। साउथ अफ्रीकन इंडियन प्रॉब्लम, साउथ अफ्रीका में उस समय आप जानते थे कि वहाँ पर रंगभेद था। वहाँ पर लोगों के, भारतीयों की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद जो है वो आए कहाँ पर, शंकराचार्य बने। पहले तो वो वहाँ पर उस मठ में आए विशाली स्वामी जी से, जो वहाँ पर पहले शंकराचार्य थे विशाली, और उसके बाद अध्यक्ष। तो उन्होंने जो वेदों को पढ़ा, वेदों को समझा और शुल्ब सूत्रों का अध्ययन किया। शुल्ब सूत्र के द्वारा उन्होंने 16 मुख्य सूत्र और 13 उपसूत्र बताए। और जो वैदिक गणित जिसको हम कहते हैं वो इन्हीं 16 और 13 सूत्रों में एक प्रकार से डिस्क्राइब। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा आवाज आपका लो आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ सकते हो तो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, सुनाई दे रहा है, थोड़ा लो लग रहा है। अभी मैडम ये लैपटॉप में है, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, इसकी वॉल्यूम है। अब क्या कुछ ठीक है? ओके सर, चलेगा चलेगा, थोड़ा बेहतर। अब ठीक है? अब आज मैं पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? जी, थैंक यू। अभी तक तो समझ में आया है ना? समझ में पूरा आ रहा है सर, थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। तो आप लोग, आपके यहाँ तरफ से नहीं हो ना, कंसोल से बढ़ नहीं सकता क्या? चेक कर लेते हैं। यहाँ कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मुझे तो। नहीं सर, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। अब देखिए कि जब स्वामी जी ने जब लाया वैदिक गणित, तो वैदिक मैथमेटिक्स जब लाया तो उस पर एक बुक पब्लिश की। और ये जो किताब थी, जो पहली किताब थी, वही ओरिजिनल किताब है। उसके बाद बहुत से वर्षन आए, बहुत सी चीजें आई, पर वही पहली ओरिजिनल किताब थी। उसको वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में लिखा। हालांकि अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल एकदम फ्रेंकली स्वीकारता हूँ आपके सामने। हालांकि जब मुझसे कहा गया कि वैदिक मैथमेटिक्स पे ये लेक्चर लिया जाए, आसान नहीं है कि 45-50 मिनट में वैदिक मैथमेटिक्स समझाऊं मैं आपको। मैंने तब भी इसमें कोशिश की है कि कुछ चीजें आपको बताने की। वैदिक मैथमेटिक्स सीखना भी एक बहुत बड़ा स्किलफुल काम है। ये आप एक दिन में, सप्ताह भर में नहीं सीख सकते। आपको कम से कम जो है 1 महीना 2 महीने का एक पूरा कोर्स करना है, क्योंकि हर सूत्र जो है वो केवल हिंट देता है। उस सूत्र के बाद एक प्रोसीजर, जब तक आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी आप वैदिक मैथमेटिक्स कर लेंगे। बेसिकली कंप्यूटेशन ईजी करने का एक तरीका है, एक अलग तरीका है, जो कि अच्छा भी है। कई जगह पे तो बहुत आसान है, कई चीजें ऐसी होती है कि अगर आप सीख जाएं, अगर आप स्किलफुल हो जाएं तो आपको बहुत आसान होगा फिर। तो जब TFIR के पास गए तो TFIR ने कहा कि भाई हमें इस किताब पे आपकी विश्वास नहीं, कोई आपको नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक के हमें इंडोर्समेंट नहीं मिलता, एक चीज और भी होती है कि साइंस भी है, जैसे या हम लोग मैथमेटिक्स के लोग भी हैं, कुछ कर रहे हैं, हम कहाँ से हैं इसका भी फर्क है। अगर एक साइंस कॉलेज या एलोयसिस कॉलेज का कोई प्रोफेसर अगर कोई चीज कर रहा है और वही चीज अगर TFIR का कोई कर रहा है या किसी और बड़े ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति कर रहा है, भले ही वो उसका इम्पोर्टेंस साइंस कॉलेज का या एलोयसिस कॉलेज का जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छी बड़ी चीज कर रहा है, पर उस पर कोई विश्वास नहीं है। उससे कमतर चीज पे इंस्टीट्यूट के, दूसरे इंस्टीट्यूट के लोगों का विश्वास कर लिया। ये पूरे मानव समाज में भी, हमारे यहाँ एक विशेष है कि हम जब कोई विदेशी में कहेगा तभी हम बात करें। तो TFIR ने उसको रिफ्यूज किया। तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है एंड्रयू निकोलस, उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने कई बार जो है वो भारत का उन्होंने भ्रमण किया और उसके इस किताब को पढ़ा, बातें की,
स्वामी जी से बात की और उन्होंने अपनी किताब को जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन वैदिक मैथमेटिक्स जब उन्होंने पब्लिश की तो उन्होंने कहा कि ये डिस्टर्बेंस कैसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वैदिक मैथमेटिक्स मैजिक, ये जादू। जब निकोलस ने कहा कि वैदिक मैथमेटिक्स गणित नहीं जादू है 1981 में, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकोलस के रिएक्शन को पब्लिसाइज किया, तो पेपर में तब जाके वैदिक मैथमेटिक्स को महत्व मिल पाया। अब जो मैंने आपको बताया ये इस तरह के 16 और 13 आप जैसे देख रहे हैं कि नाम से जाहिर है एकाधिकेन पूर्वेण बाय वन मोर देन द वन बिफोर निखिलम नौत चरम दशक। तो ये जो चीजें हैं ये एक हिंट है। आप ये समझे कि इनके द्वारा हम पूरा मैथमेटिक्स समझ जाएंगे, ये केवल बेसिक हिंट है। एक मैथमेटिकल एक मेथड है जो कि हमें समझनी होगी। निश्चित तौर पर वो इजी है, बहुत इजी और हेल्पफुल भी है, पर उसके लिए हमें अलग से उसको सीखना पड़ेगा। तो इस तरह के उन्होंने संस्कृत के जो ये सूत्र थे वो ढूंढे। अब कुछ लोग कहते हैं, अलग अलग तरह से लोग कहते हैं कि ये किस तरह से आए, क्या आए। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, पर लेकिन निश्चित तौर पर जो स्वामी जी ने किया, भारतीय कृष्ण जी ने जो विधि की, मतलब आप एक एकाधिकेन पूर्वेण की अगर हम बात करें तो एकाधिकेन पूर्वेण के लिए पूरा आपको उनकी जो कमेंट्री पढ़नी पड़ेगी स्वामी जी की। उसमें पूरी मेथड डिफाइन है कि एकाधिकेन पूर्वेण के क्या क्या उपयोग किए जा सकते, क्या उसके उपयोग हो सकते हैं, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया। तो आपको वो पूरी कॉमेंट्री पढ़नी पड़ेगी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि एकाधिकेन पूर्वेण आपने सीख लिया, याद कर लिया तो आप पूरा मैथमेटिक्स सीख है, ये नहीं है। तो आपको इन सभी श्लोकों का मतलब और अर्थ समझना। मैं कुछ कुछ का यहाँ पर आपको मेथड समझाऊंगा, उनके उपयोग बताऊंगा। चलिए पहले हम आते हैं एकाधिकेन पूर्व। ये है पूर्व वाले से एक अधिक, इसका अर्थ है पूर्व वाले से एक अधिक, यानी जो पहले है, जो नंबर जो पहले आ रहा है उसमें एक जोड़। क्या उपयोग है इसके? रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इन फाइंडिंग स्क्वायर, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल, टू फाइंड स्क्वायर, हमको स्क्वायर निकालना है ऐसे नंबर का जो कि 5 पे जिसका अंक यानी यूनिट प्लेस पे जो 5। यहाँ पर मैंने किया है स्क्वायर ऑफ 60, स्क्वायर ऑफ 60। अब एकाधिकेन पूर्वे, पूर्व वाले से एक अधिक, तो यहाँ इसका प्रयोग होता है। 6 का एकाधिक, 6 से द नंबर ग्रेटर देन 1 मोर देन 6 इज 7। 6 का एकाधिका क्या है? एक अधिका क्या है? 7। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिन जिन नंबरों में भी 5 आखिरी में आ रहा है तो उनके स्क्वायर की जो सबसे नीचे वाली डिजिट, सबसे नीचे प्लेस वाली जो डिजिट है उस पर 25 आए। आपको करना क्या है, जैसे 6 का 65 का स्क्वायर निकाल दो, 10th प्लेस में क्या है? 6 है, तो 6 का एकाधिक आपको लिखना पड़ेगा, वो क्या है? 7। फिर आप क्या कीजिए, 6 का मल्टीपल 7 से कीजिए, और उसके बाद मतलब जो पहले की जो सबसे बड़ी डिजिट्स है, जो सबसे बड़ी प्लेस की डिजिट्स है वो क्या होंगी? 6 × 7 यानी 42, और पीछे हमेशा 25। तो आप ये किसी के लिए भी कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये है कि 5 पीछे आना। जैसे कि आप 25 के लिए कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से किसी भी डिजिट्स के लिए कर लीजिए, तो पीछे जो है आपका वो आएगा, इसी तरह से आएगा आपका। जैसे
45 के लिए कीजिए तो यही होगा, 4 से ऊपर एक 5 ले लेंगे, नीचे 20। यहाँ पर बाद में कभी कोई आपको दिक्कत होगी तो आप लोग पूछिएगा। अब एक और है, दूसरा है निखिलम नवतः चरम दशक। निखिलम नवतः चरम दशक यानी जितने भी सामने वाले हैं उनको 9 से घटाइए और आखिरी वाले को 10 से घटाइए। ये एक हिंट। अब पूरी एक मेथड आपको समझनी पड़ेगी। ये किस लिए उपयोग में आता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर, इसका एक उपयोग। का आधार क्या है? यूज क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें बेस यूज करनी पड़ेगी, 10, 100, 1000, 10,000। मैंने इसमें देखा है कि हम ज़्यादा आसान है कि अगर हम जैसे कि हमने कोई ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसमें 1000 के पास है, तो ज़्यादा पास है, तो ऐसे कैलकुलेशन आसान होगा। उसमें जो है इसका करेंगे तो हमें सामान्य जो मेथड है उससे मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होता है, पर इसमें भी अगर हम इसके 1000 के बिल्कुल पास वाले नंबर का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हमें आसान है। जैसे मैंने यहाँ पर किया है 10,000 के पास वाला नंबर दिया, मतलब बेस क्या है 10,000, नंबर क्या है हमारा 9994, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7321 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वी आर मल्टीप्लाइंग 9994, ठीक है, 9994 बाय 7320, ठीक है। अब निखिलम नवतः चरम दशक, यानी हमें करना क्या है? प्रारंभ वाले जितने भी हैं, शुरुआत वाले चार सभी को 9 से घटाना है, और आखिरी वाले को, आखिरी वाला क्या है इसमें? 4 है, तो आखिरी वाले को हमें किससे घटाना है? 10 से घटाना। माइनस किया हमने 9994 में से, 9 में से भी 9 से घटाया, 9 को भी 9 से घटाया, 9 को भी 9 से घटाया, और 4 को 10 से घटाया, तो क्या आया? 0006, ठीक है। तो बेस है 10,000 माइनस 994, तो क्या आया? 994006। क्लियर है ये? अब 7321 को ले हम, तो सेकंड हमारा मल्टीप्लिकेंट है 7321 को भी हम लेंगे तो 9 को 7 से माइनस किया, क्या आया? 2 आया। 9 को 3 से माइनस किया तो 6 आया, 9 को 2 से माइनस किया तो 7 आया, 10 को 1 से किया तो 9। यही फिर वही बेस 10,000 माइनस 7321, यानी डिफरेंस जो है वो क्या है दोनों में? 10,000 और 7321 में, 10,000 और 7321 में डिफरेंस क्या है? 2679। वैसे 10,000 और 9994 में डिफरेंस है 006, ठीक है। अब करना क्या है हमें? हमें करना ये है कि 7321 में से 6 को फाइनल कर देना, तो क्या आया? 731, और फिर 2679 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आया? 16074, ठीक है। ये देखो मैंने समझाया है यहाँ पर, 16074 कैसे आया? 2679 इंटू 0, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा 73151607। अब यहाँ पर एक चीज और है, ध्यान रखनी पड़ेगी आप, ये क्या है? 4 डिजिट आंसर होना चाहिए, 8 डिजिट, क्योंकि आपको एक डिजिट ज्यादा आ रही है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट को जोड़ देना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा 7316607 773166074, ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है वो एक डिजिट का होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? फोर्थ और फिफ्थ डिजिट को करना पड़ेगा। ये तब के लिए है जब आपका, जब इस तरह की मेथड करने से, एकाधिक पूर्वेण का पूरा पूरा उपयोग करने से, जब ये दोनों नंबर जो है दोनों मिलाकर क्या आ रहे हैं? 73151607 जो आपने किए थे, उस मेथड का उपयोग करके जो किए थे, वो जब 9 डिजिट के आ रहे हैं, तब आपको करना क्या पड़ेगा? 4 और 5 डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बाकी में जरूरत नहीं। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ऊर्ध्व तिरक वर्टिकली एंड क्रॉस। ये भी एक स्किल है, इसको भी डेवलप करनी पड़ेगी।
इज नॉट सो इजी, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, कठिन है ये भी। पर लेकिन ये इसको अगर आप सीख लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। इसका कैसे है, इसका उपयोग होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स एंड इन फाइंडिंग स्क्वायर। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया 124 इंटू 135, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसमें दिया है सीधा ऊर्ध्वाधर और तिरछा से, यानी आपको सीधा भी मल्टीप्लाई करना है और वर्टिकली तो करना ही करना है, क्रॉस वाइज भी करना है। जब तो मल्टीप्लाई बोथ वर्टिकली एंड क्रॉस, मल्टीप्लाई किया आप देखिए, मल्टीप्लाई किया है तो आप इस तरह से आपका रिजल्ट आया 0207119 ये आया आपका, इस तरह से आपने लिखा, ठीक है। अब आंसर आपको कैसे आएगा, क्या करना है आपको, टू गेट द आंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड द फ्लैग फ्रॉम, फ्लैग कौन से है यहाँ पर, जैसे लेफ्ट टू राइट में फ्लैग है 27920, फ्लैग है 27920, तो आपको फ्लैग को रेस करना है और ऐड करना है। ऐड किया तो 2 आया, 2 और 7 9 आया, ठीक है। फिर 9 और 2 11 आया, क्योंकि अगर दो डिजिट्स आ रही हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आपस में जोड़ देना पड़ेगा। तो 2 आया, 2 को 2 से जोड़ोगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ पर क्योंकि फ्लैग 0 है इसलिए 0, तो 2914 है। ये आसान, मुझे लगता है कि आसान हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए एक और, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग एकाधिकेन। इंटीग्रेशन आप लोग करते हैं, डिफरेंशिएशन भी करते हैं, बहुत सिंपल हमने इंटीग्रेशन यहाँ पर लिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन। करना क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण, यानी पूर्व से एक जाए, तो एड 1 टू द गिवन पावर, तो जो कुछ भी मिला उसको उससे डिवाइड कर देना। जैसे कि यहाँ पर क्या 28x थी, तो क्या किया आपने, जो पावर है उसमें एक जोड़ दिया, और जो पहले वाली टर्म थी उसमें आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो 28 क्या आया, पावर 3 था, 3 + 1 कर दिया, एकाधिकेन पूर्वेण 3 + 1 कर दिया तो 4 आ गया, और फिर इस पहली वाली टर्म 28 को जो है डिवाइडेड बाय 4, मतलब जो भी आपका यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण से आया है उसको यहाँ पर डिवाइड करना है। आपने फिर यहाँ पर इसमें भी देखा x9 और इसको भी मैंने ऐसे ही किया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। इसमें कुछ पूछना है क्या किसी को, ये नीतू जाट रेज हैंड क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा मुझे। हेलो सर आपके, हेलो सर, आपके सेशन के बाद आपको 20 मिनट पार्टिसिपेंट्स को देंगे क्वेरी के लिए, तब वो पूछेंगे आपसे। अभी आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। अब देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² - 9x + 14, इसका आपको निकालना है। करेंट मेथड से आप कैसे करते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं, मालूम है आपको, इसके बारे में बताने का। इसमें ध्वजा घटक की बात करेंगे। फाइंडिंग फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ ईच टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका हमको निकालना है। तो इसमें जो है ध्वज को हमको नीचे घटाना है, नीचे करना है। तो x² हो गया 2x हो गया, ठीक है। x का ध्वज क्या है, 1 है, तो इसलिए वो सीधे केवल -9 रह गया। और इसका इसका ध्वज क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, x टू पावर 0 है, तो इसलिए ये 14 जो है 14 क्या मिला हमको, 0 मिला। तो फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, 2x - 9। तो ये मुझे लगता तो है कि ये ज्यादा इजी है अगर हम इसका उपयोग करें। थोड़ा सा और कठिन चीज हम देखें, गुणक समुच्चय,
ये भी एक समुच्चय, ये भी एक सूत्र है। तो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस बाय गुणक। मतलब हमने क्या कि पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स निकालना है और डिफरेंशियल कैलकुलस करना है, तो गुणक समुच्चय का हमें यूज करना है। आप ये जानते हैं कि इन पॉलिनोमियल्स देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंशियल। If one knows factors of given polynomial, one can derive its differential. अगर हमको पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मालूम है तो हम उसका डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा इस मेथड में? सबसे पहले जो है हम गुणक समुच्चय का उसका उपयोग करना चाहें तो हमें पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में जो है फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फिर हम निकाल सकते हैं गुणक समुच्चय का उपयोग कर। गुणक समुच्चय का मतलब ये है, गुणक मतलब होता है कोफिशिएंट, मल्टीप्लिकेंट, जिससे कि आपका जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 9x ले रहे हैं तो उसका गुणक क्या है? 9। तो गुणक को समुच्चय करना, एक साथ करना, दैट इज गुणक। अब जैसे कि e इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 40, इसका हमको, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना। तो जैसे मैंने बताया कि क्या करता है, आपको इसका फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स क्या है? x माइनस 2 x माइनस 7, मैंने इसी एग्जांपल लिया हुआ, x माइनस 2 x माइनस 7 इसके फैक्टर। अब इसका जो फैक्टर्स हैं, अब गुणक समुच्चय क्या कहता है? आपको फैक्टर्स को जोड़ना है, समुच्चय करना है, साथ में लाना है। इट इज नीडेड दैट यू ऐड द फैक्टर टू ऑब्टेन फर्स्ट डिफरेंशियल। फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होगा? यू कैन डायरेक्टली ऑब्टेन द फर्स्ट डिफरेंशियल बाय एडिंग द फैक्टर्स ऑब्टेन। तो आपने क्या किया? आप देख रहे हैं कि फैक्टर्स क्या है? x माइनस 2 और x माइनस 7। तो फर्स्ट डिफरेंशियल निकालने के लिए क्या किया आपने? सीधे फैक्टर्स को ऐड कर दिया। गुणक समुच्चय, आपने you have added the factor x minus 2 plus x minus 7 and you are getting 2x minus 7. It's an easy method, I think. और सेकंड डिफरेंशियल क्या होगा? सेकंड डिफरेंशियल डेफिनेटली फिर इसका हमको निकालना है, तो यहाँ पर केवल 2 है, तो d2 जो आ जाएगा वो 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीधी सीधी बात है आपका कि वो xn है, हम भी पहले ही देख चुके हैं, तो ये 2। अब एक बहुत कठिन होता है, हमने जो मैथमेटिक्स अच्छे करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है उनका डिफरेंशिएशन बहुत कठिन, इंटीग्रेशन बहुत कठिन होता है अगर हम सामान्य तरीके से करें। हम करते क्या है, जब पार्शियल फ्रैक्शन होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन को इस तरीके से अगर हम कर दें तो फिर वो लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको इस तरीके से फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x। अब इसको इस फॉर्म में लिखने की हम कोशिश करें, lx माइनस 1 mx माइनस 2, ये परिवर्त्य योजक का उपयोग। तो परिवर्त्य योजक में हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिखा। अब स्किल क्या है, हमारी बेसिक स्किल है कि हमको जो बेसिक मेथड क्या है, हमको इस तरीके से लिखना है, ये हिंट। और इसके बाद हमें नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड एल एम एन एन। कॉम्बिनेशन को अलग से इसको डिफाइन किया कि कैसे एल एम एन को हम निकालें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ये मेरा एग्जांपल है। हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आया, एल अपॉन एक्स माइनस 1 एम एफ प्लस एम एक्स माइनस 2 प्लस एन अपॉन एक्स माइनस 3। इस तरीके फॉर्म में हमें लिखना है। नो यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एल एम एन, एल एम एन एन। अब एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, परिवर्त्य योजक में जो मेथड दी हुई है वो क्या है, हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे क्या मिला, x इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे कि जो परिवर्त्य वैल्यू है x इक्वल टू 1, एक्सक्लूड कर रहे हैं हम इसको, तो x इक्वल टू 1। जब इसको हम इस परिवर्त्य वैल्यू को यूज करेंगे और जो ये वाली टर्म है इससे की ये मिली है उसको हम हटा देंगे, डिनोमिनेटर से हटा देंगे, तो एल की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने वही किया है,
3x सेम है आपका 3x² - x - 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, x डिवाइडेड बाय x - 2 x - 1 को हमने हटा दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से x - 1 टर्म अपने आप ही निकल गई है। हमने क्या किया, सीधी सी बात है, x = 1 रखा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी L की -1। अब m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टर्म को x - 2 को x क्यूब करेंगे, हटा देंगे डिनोमिनेटर, और x = 2 इसको हटाने के बाद हम x = 2 रखकर m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू समझ में आ रहा है। n की वैल्यू निकालने के लिए n = 3 रखा हमने। वही तरीका है कि इस थर्ड टर्म को हमको एक्सक्लूड करना है, x की जगह 3 रखना है। थर्ड टर्म को यहाँ से हमने हटा दिया, डिनोमिनेटर से x - 3 को हटा दिया, और हमने जो है x = 3 रखा, सॉल्व किया तो क्या आया, इसकी वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई तो अब आप जानते हैं कि जब ये L, M और N की वैल्यू आ गई, आप सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। मैंने पहले ही बताया कि आप इसको लॉग के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। L की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई, तो आपको बहुत आसान इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब एक और कठिन प्रॉब्लम हम लेते हैं, वो है डिफरेंशियल ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो क्या टाइम अभी है कि अभी करना है मुझे? आप करिए, सर है, कंटिन्यू। अभी है सर। कंटिन्यू करते रहे। हाँ सर, 11:30 तक आप कर सकते हैं। 11:15, 11:25 तक आप आराम से करिए, फिर क्वेरीज के लिए हम लेंगे। डिफरेंशियल ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए, हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जो क्यूबिक एक्सप्रेशन को है वो 3 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमने फैक्टर्स निकाले, मान लीजिए A1, A2 और A3 ये फैक्टर। तो फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होगा, D1 = 1 परम्यूटेशन सम ऑफ द फैक्टर प्रोडक्ट टेकन P - 1 = 2। यानी D1 जो होगा, सिंपली हम लिखेंगे वो क्या होगा, जहां पर A1, A2, A3 फैक्टर, तो D1 क्या होगा, A1, A2, A2, A3, A3 है। सेकेंड डिफरेंशियल क्या होगा, 2 परम्यूटेशन सम ऑफ द फैक्टर प्रोडक्ट टेकन P - 2। देख रहे हैं आप, इसमें केवल एक बार लेना है आपको, 2 परम्यूटेशन A1 + A2 + A3, ठीक है। यानी x प्लस डायरेक्टली आपको तीनों फैक्टर्स को सम करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एग्जांपल लिया हुआ है, x3 - x3 - 6x² + 5x + 12। इसके फैक्टर्स क्या हैं, x + 1, x - 3, x - 4। हमने फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, हमने क्या किया, यही A1, A2, A2, A3, A3, A1 को जोड़ दिया, तो फर्स्ट डिफरेंशियल निकल आया। सेकंड डिफरेंशियल निकालने के लिए हमें करना क्या है, 2 परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करके x + 1 तीनों जो फैक्टर्स हैं उनको ऐड कर देना है। हमने तीनों फैक्टर्स को ऐड किया, ये आ गया 6 - 2। और जो थर्ड डिफरेंशियल है वो क्या आएगा, सिंपली 3 परम्यूटेशन यानी 6। क्लियर है ये? चलिए, ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक और आपको बहुत कुछ सीखना होगा। मैंने यहाँ पर केवल आपको एक इस तरीके से सोच के बताया कि यहाँ BSc के बच्चे भी हैं, तो 12th करके भी आते हैं बच्चे, तो किस तरीके से हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किस तरीके से हम का उपयोग कर सकते हैं। हम चलिए, मैं क्योंकि मैंने टॉपिक लिया हुआ है वो काफ़ी बड़ा लिया हुआ है, कुछ बात पूछना चाह रहे हैं क्या? रुचि जैन? नो सर। अब हम बात करें रामानुजन जी, श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। अब आप सोचिए कि एक जीनियस 33 इयर्स का जीनियस जो कि एक गरीब परिवार में जन्म लिया, पहले से ही परेशानियां थी, पिताजी पूजा पाठ किया करते थे,
माँ भी ऐसे घरों में ही काम किया करती थी। एक गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति। पिताजी अपनी रोजगार के कारण बाहर रहा करते थे। माँ घरों में भी काम करती थी। माँ ने ही उनको असली शिक्षा दी। रामानुजन के बारे में बहुत सही घटना एक उनकी जीवनी में है कि एक बार इस स्कूल में टीचर जो है पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि हमारे पास 1 दर्जन केले हैं, उनको हमें 6 बच्चों में डिवाइड करना है तो कितना होगा। फिर उन्होंने कठिन करते गए, हमारे पास 4 केले हैं और हमें 12 बच्चों में डिवाइड करना है। एक्चुअली वो फ्रैक्शन समझा रहे थे, तो कितने होंगे। फिर कहा उन्होंने अगर 1 है और हमें 10 बच्चों में बांटने हैं तो कितने होंगे। सबने बच्चे को ट्रीट कर रहे थे, बता रहे थे। कुछ जैसे जैसे कठिन होते जा रहे थे वैसे वैसे जो आंसर था वो बहुत मुश्किल से मिल रहा। ये चुप थे रामानुजन क्लास में थे। जो बच्चा बिल्कुल चुप था, तो सर ने पूछा कि तुम्हें समझ में नहीं आया क्या। सर मैं ये इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई केला ना हो और हमें बांटना है तो हर को कितना मिलेगा। एक छोटा सा बच्चा है, इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। छोटे बच्चे स्वाभाविक होते हैं, वो हंसने लगे पूरी क्लास में। पर सर ने समझ लिया कि ये क्या पूछना चाह रहा है। वो एक्चुअली इन्फिनिटी के बारे में पूछना चाह रहा है, वो जीरो के बारे में जानना चाह रहा है। तो इस तरह के थे और उनका एक्सलेंस उनके गरीबी में कहीं पर भी नहीं। फर्स्ट जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्राइज मिला उन्हें, हर तरह से वो आगे बढ़ते गए। माँ ने सब कुछ सिखाया, भक्ति करना भी और संस्कृत का ज्ञान भी, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट अपने आप होता है। उस समय आप मैंने एस एल लोनी का पहले भी नाम लिया है। एस एल लोनी की ट्रिग्नोमेट्री की बुक अगर आज भी बच्चे पढ़ लें, समझ जाए, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में तो नहीं। उस समय उन्होंने जो उनके अनसॉल्व प्रॉब्लम थे लोनी जी के, एस एल लोनी एक्चुअली इंग्लिश मैन है जिनकी बुक है ये ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसको उस समय उन्होंने सॉल्व। बहुत छोटे थे उस समय, 10-11 साल के रहे होंगे। वो कहते हैं कि मेरे लिए एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। मैंने पहले ही कहा है, एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। मैंने ये कहा ना आपको कि आप अंकों में इंटरेस्ट लीजिए, नंबर्स में इंटरेस्ट लीजिए, पर लेकिन उनकी एक मीनिंग होना पड़ेगा। और मीनिंग के लिए मतलब मैंने दोनों जरूरी है, उसकी मीनिंग भी जरूरी है, अंकों से खेलना भी जरूरी है। तो रामानुजन कहते थे कि मेरे लिए कोई भी समीकरण अर्थहीन है जब तक वो ईश्वरीय संकेत को व्यक्त नहीं। वो हर चीज को अपनी आस्था से जोड़ते हैं। आप ये जानते हैं कि मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि समय हो रहा है कि फॉर्मुलेटेड एन इक्वेशन टू सॉल्व द इनफाइनेटली नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम। आप ये जानते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम बड़ा कठिन होता है, तो पहले रामानुजन के पहले लोगों ने सॉल्व नहीं किया। इनफाइनेटली नेस्टेड यानी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट। आप देख रहे हैं जैसे √1+2 फिर स्क्वायर रूट, फिर अंडर रूट, स्क्वायर रूट। इस तरह का जो प्रॉब्लम था उसको सबसे पहले रामानुजन ने सॉल्व किया। जैसे आप देख रहे हैं नंबर्स पे इतना इंटरेस्ट था। अब एक जगह ये भी कहते हैं वो, when food is a problem how can I find money for paper, I may require 4 reams of paper every month। हमेशा लिखते रहना, हमेशा मैथमेटिक्स करते रहना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेंगे तो आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। मैथमेटिक्स अगर आपको आता है, अगर आप स्किलफुल है, तो आपका जो जीवन का गणित भी आपको समझ में आएगा। रामानुजन का जीवन क्या था? गरीबी थी, माँ गरीब, पिता गरीब, कुछ भी पैसे का साधन नहीं है। उसके बाद शौक ऐसा कि हमें गणित करना है, वो गणित करना है जो किसी ने नहीं किया। लगातार इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10-11 साल 12 साल की उम्र में जब ऐसे लोनी किताबों 100
बुक सॉल्व करने लगे तो फिर क्या बात है। तो लगातार मैथमेटिक्स करना, लगातार नंबरों से खेलना, उसके लिए पेपर्स। वो कहते हैं कि व्हेन कुछ कितना दर्द होगा किसी गरीब व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का जिसके पास पैसा नहीं है। व्हेन फूड इज ए प्रॉब्लम, हाउ कैन आई फाइंड मनी फॉर पेपर, आई मे रिक्वायर 4 रिम्स ऑफ पेपर एवरी। उनको 4 रिम पेपर हर महीने जरूरी होते थे। ऐसा नहीं था। गणित का शौक, आगे पढ़ने में दिक्कत आने लगी। जब ग्रेजुएशन में पहुंचे तो दिक्कत आने लगी, क्योंकि और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते थे। हायर सेकेंडरी तक तो बहुत अच्छा था, पर लेकिन उसके बाद उनको और विषय भी पढ़ने शुरू हुए। तो उस कारण से उन्होंने GH हार्डी, तो मैथमेटिशियन है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, उनको एक पेपर लिखा, एक लेटर लिखा। कह रहे हैं कि आई बैग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू एज ए क्लर्क ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ट्रस्ट ऑफिस ऑफ मद्रास। किसी तरीके से कोई उनके चाहने वाले थे कि गणित में बहुत इंटरेस्ट है, तो उनको किसी तरीके से पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस में एक हिसाब लिखने वाला क्लर्क बना अकाउंट डिपार्टमेंट। I have had no university education, but I have undergone the ordinary school course. क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ग्रेजुएशन करने के लिए उनको और विषय पढ़ने होते जो कि वो नहीं पढ़ सकते। Being poor, if you are convinced that this is anything of value, I would like to have my theorem published. Being inexperienced, I would very highly value any advice given by me. जो आप मुझे एडवाइस देंगे मैं उसको स्वीकारूंगा। I am striking out a new path for myself. सोचिए, ये हिम्मत होती है, ये साहस होता है कि हम कमजोर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नया पथ चालू करें। I have made a special investigation of divergent series. लोगों ने, जब मैंने इस चीज को लोकल मैथमेटिशियंस को बताया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, और उन्होंने वो अपने पेपर जो है वो हार्डी को, जब हार्डी ने इनको देखा, जब वो पेपर को देखा, तो वो उनको बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया कि जिस व्यक्ति को हायर एजुकेशन, फॉर्मल हायर एजुकेशन नहीं है, वो मैथमेटिक्स में इतना कठिन और इतनी बड़ी चीजें कर रहा है, वो बहुत इंटरेस्ट। और उन्होंने मदद की कि रामानुजन को भारत से इंग्लैंड आए। हार्डी अपनी पुस्तक में लिखते हैं मैथमेटिक्स इकोनॉमी में, कहते हैं हार्डी का अपना योगदान बहुत बड़ा है। हार्डी जैसा मैथमेटिशियन, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, उनका अपना योगदान बहुत बड़ा है, पर लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने किया उसको वो महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विश्व को रामानुजन से उन्होंने परिचित करा। वो कह रहे हैं कि आई हैव इंट्रोड्यूस्ड रामानुजन टू अ वर्ल्ड, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ माय लाइफ। इस तरह की बात वो कहते हैं। ये मैंने आपको दिया हुआ है कि ये जो रिजल्ट जो भेजे थे उन्होंने, वो हार्डी को भेजे। 1904 तक उन्होंने क्या क्या कर लिया था। इन्वेस्टिगेटेड सीरीज 1 by n, calculated Euler's constant to 15 decimal places, developed and investigated Bernoulli's number and Euler-Bernoulli constant independently. हार्डी ने जीवन बदल दिया, उनको वो सम्मान मिला इंग्लैंड, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स बने हुए। तो सोचिए, जिसके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है, यूनिवर्सिटी डिग्री, उसको इस तरीके का सम्मान मिल रहा है, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स, फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। हार्डी कहते हैं कि अगर मैं मैथमेटिशियंस के टैलेंट की बात करूं तो वो कुछ लोगों को अपने हिसाब से नंबर देते हैं। कुछ मैथमेटिशियंस लिटिल वुड हैं, जैसे हिल्बर्ट हैं, और खुद को भी नंबर देते हैं 100 में। तो वो कहते हैं कि मैं तो केवल 100 में से 25 नंबर के लायक। लिटिल वुड जो है वो 100 में से 30 नंबर के लायक। हिल्बर्ट जो है वो 100 में से 80 नंबर के लायक, और रामानुजन को बोलते हैं 100 में से 100। एक और इम्पोर्टेंट जो है, इस तरह से क्यूब्स में किसी नंबर को लिखो,
1729 के जिसको रामानुजन नंबर्स भी कहते हैं, इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। रामानुजन जो है पक्के ब्राह्मण थे, सनातन परंपरा वाले थे। इंग्लैंड का ठंडा वातावरण उनको रास नहीं आया, बचपन से भी कमजोर थे, तो वहां बीमार रहने लगे। तेज बुखार में तप रहे थे, अपने रूम में थे। हार्डी को मालूम पड़ा, हार्डी उनसे मिलने आए। बुखार में तपते हुए हार्डी ने जब उनसे बात की तो पूछा उनसे, हार्डी से पूछा उन्होंने कि आप किस वाहन में हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे वाहन का नंबर 1729। फिर क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं बताओ। जब उन्होंने बताया 1729 तो कहा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग? तो उन्होंने बताया कि 729 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 नंबर के क्यूब के रूप में एक्सप्रेस हो सकता है, 1 क्यूब और 12 क्यूब। फिर बताया कि वो 9 क्यूब और 10 क्यूब भी है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत से ऐसे नंबर दिए। सोचिए कि एक आदमी जो बुखार से पीड़ित है, तेज बुखार से बुखार में है, वो तब भी मैथमेटिक्स और नंबर से खेलना नहीं छोड़ रहा। तो ये पैशन होना चाहिए कि हम नंबरों से खेलना, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना हमको आना चाहिए। जो पेपर्स में वो लिखते रहे, बाद में उसको किताबों के रूप में पब्लिश किया गया, जिनको कि हम नोटबुक, उनकी जो नोटबुक्स हैं उनको कहते हैं, जो कि आज भी वो ग्रंथ है जो उनका पूरा जो उनका काम है वो पेपरों में जो लिखते रहे वो पूरा इकट्ठा करके नोटबुक्स के रूप में पब्लिश। क्या क्या किया उन्होंने मैथमेटिक्स के लिए? मैजिक स्क्वायर, सम ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशनल एनालिसिस, पॉलिनोमियल, नंबर थ्योरी, एनालॉग्स ऑफ गामा फंक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, elliptic इंटीग्रल, हाईली कंपोजिट नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम। इतना योगदान एक व्यक्ति जो 33 साल की उम्र में जो चला गया थी दुनिया को छोड़कर, उनका इतना योगदान था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नंबर तो ठीक है, मैंने ये बताया कि बिना मैथमेटिक्स के साइंस में आगे आप नहीं बढ़ सकते। जब तक कि आप जो आपने कुछ देखा है उसको आपने मेजर नहीं किया, उसको कोई नंबर नहीं दिया, तब तक आप साइंस में आगे बढ़े नहीं। उनका जो उस समय का मैथमेटिक्स था, उस मैथमेटिक्स के बाद बहुत सा साइंस आया, पहले नहीं था। पार्टिकल फिजिक्स में काफी कुछ हुआ, कंप्यूटर साइंस तो उस समय था ही नहीं। तो उनका जो था वो आज भी जो उनका जो उन्होंने जो भी मैथमेटिक्स दिया, जो नया नॉलेज बढ़ाया उन्होंने, उस नॉलेज का उपयोग आज पार्टिकल फिजिक्स में होता है, कंप्यूटर साइंस में होता है, स्पेस साइंस में होता है। स्पेस साइंस भी उस समय बिल्कुल नहीं था। क्रिप्टोग्राफी में होता है, क्रिप्टोग्राफी आप जानते हो, कंप्यूटर्स पढ़ते हो, क्रिप्टोग्राफी का उपयोग होता है। पॉलीमर केमिस्ट्री बाद में ज़्यादा डेवलप हुई, पॉलीमर केमिस्ट्री में होता है। मेडिकल साइंसेस में यूज होता है, एटॉमिक फर्नेस में यूज होता है, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स में यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है। कम्युनिकेशन भी उस समय बिल्कुल प्रीलिमिनरी स्टेज में था। वहाँ स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज होता है। स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स भी उस समय इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है। तो इस तरह से उनका उपयोग हर जगह। तो रामानुजन का जो काम था वो लगातार रहा, हमेशा रहा। और एक आज भी हम जब बात करते हैं भारत में, ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि भारत में मैथमेटिक्स में केवल रामानुजन ही हुए होंगे, पर लेकिन एक 33 साल का व्यक्ति जिसने जीवन को पूरी तरह से देखा नहीं, उसने इतना योगदान दिया। बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन भी भारत में हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, पर रामानुजन का योगदान है बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि अभी हम लोग समय अपना ऐड कर रहे हैं, तो आप लोगों से बस एक यही अपील है कि आप लोग जो है इस मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना सीखें। जब मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना सीखेंगे तभी जाकर आप साइंस में भी आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि जीवन में गणित बहुत जरूरी है, गणित पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो मैथ्स भी साथ में इंटरेस्ट लीजिएगा, तो उससे जीवन में आप ज़्यादा लॉजिकल हो जाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स, आज यहाँ बस इतना ही।
कभी और अगर हम ऐसी बात करेंगे वैदिक साइंस की, वैदिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो कभी और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आज मेरा समय मैंने पहले ही एक्सीड कर चुका हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. So there are some queries from the participants. आए कुछ क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स के, मैं आए सर। एक अमृता बनर्जी है, उनका क्वेश्चन है, कैन वी सॉल्व लोगैरिथमिक प्रॉब्लम्स विद ध्वजा घटा मेथड? क्या हम लोगैरिथमिक प्रॉब्लम को ध्वजा घटा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स जो है वो एक्चुअली जो स्वामी जी का मैथमेटिक्स, मैंने पहले ही आप लोगों में देखिए मैंने स्पष्ट ये बात बताई मैंने आपको कि ये जो अगर आप सूत्रों को देखेंगे तो ये सूत्र जो है ये एक हिंट है। इसके बाद पूरी मेथड एकाधिकेन पूर्वेण के बहुत से उपयोग है। निखिलम नवतशरम दशतः, इसके भी बहुत से उपयोग, एक उपयोग नहीं। हमको जो है उनको पूरी तरह से सीखना होगा। डिटेल में जो कॉमेंट्री है स्वामी जी की वो पढ़नी पड़ेगी। बहुत से बाद में भी बहुत से उपयोग पढ़े हुए। मतलब आप ये ना सोचें कि ये जो ये संस्कृत में जो ये वाक्य लिखे इनको सूत्र कह रहे हैं, इससे आप पूरा मैथमेटिक्स कर लेंगे। आपको जब तक ये पूरी मेथड नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। आपको पूरी मेथड समझनी है। तो मैंने इसमें केवल ग्लिम्पसेस दी हुई है, क्योंकि मैंने बताया कि पूरा नहीं कर सकते। मैंने कुछ कठिन प्रॉब्लम से लेकर सॉल्व किए। मैं समझता सेटिस्फाई हो गई होंगी वो। चलिए और कोई? थैंक यू सर। यस सर, एक गौरी बुरादकर, उनका क्वेश्चन ये है कि एक